में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जा रही है। वहीं कुछ बीजेपी उम्मीदवार ऐसे हैं जो हार से काफी दुखी हैं। न्यूज 18 पर हार के लिए अपनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नहीं खिला कमल, हार के बाद बीजेपी नेताओं में हलचल और उसी हलचल का नतीजा है ये समीक्षा बैठक। रांची के बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी के साथ तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए और झारखंड में जनता का आदेश उनके पक्ष में क्यों नहीं आया, कहां चूक हुई और 5 सालों तक बीजेपी किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट रखेगी, इसको लेकर चर्चा की गई। वो कारण क्या रहे जिनके वजह से हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी हमें अपेक्षा थी। इन सारे विषयों पे बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रांची आए हैं। 2 दिन का प्रवास है उनका और हम समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। हालांकि बैठक से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में हारे हुए विधायकों का दर्द न्यूज 18 के कैमरे पर जमकर छलका। किसी ने अपनों पर हराने का आरोप मढ़ दिया तो किसी ने आगे मजबूती से लड़ने पर जोर दिया। थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं है। सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनकी घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम करेगा। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ पे चूक हो गई। सब कोई कहता था कि देवघर जीता हुआ सीट है, देवघर में कोई कठिनाई नहीं है और लोगों का भी ऐसा कहना था। कहीं न कहीं हमें से चूक हुई होगी। पार्टी ने तीसरी बार मुझको प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने दूसरी बार के विधायक को जिलाध्यक्ष बनाया, संगठन भी बहुत धारदार रहा, लेकिन कहीं न कहीं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहा। वैसे गढ़वा के भवनाथपुर से बीजेपी उम्मीदवार रहे भानु प्रताप शाही चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र ने उन्हें जबरन हराया और इसीलिए उन्होंने हार के बाद आभार यात्रा शुरू की है, जिसमें वे विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड में जाकर जनता का आभार जता रहे हैं। हम चुनाव हारे हैं ऐसा आज भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा चुनाव जीता है सरकारी तंत्र, सरकारी मिशनरी चुनाव जीता है। हमारा जहां घर था, जहां हमारे परिवार के लोग थे, वहां उन लोगों ने बहुत बड़ी लंबी साजिश। बीजेपी को 24 घंटे और 7 पहर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने वाली पार्टी माना जाता है। ऐसे में उनकी तैयारियों में कहां चूक रह गई और झारखंड की जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया, इसी पर मंथन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी की समीक्षा बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि बीजेपी इस चुनाव में और कमजोर होती। दीपांकर ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव अभियान चलाया, जनता ने उसके खिलाफ जनादेश दिया है। नाम पर जिस तरह से बिल्कुल ही एक अलोकतांत्रिक, जन विरोधी, एक नफरत और झूठ का अभियान इन्होंने चलाया था, उसकी पूरी संपूर्ण हार हुई है। तो झारखंड के बीजेपी के अंदर अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी हो तो उनको ये कबूल कर लेना चाहिए जनादेश को, और ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक हार है और उस राजनीतिक हार को कबूल कर लेना चाहिए। वहीं झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र पर एक बड़ी खबर आ रही है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा सत्र। छठे झारखंड विधानसभा का पहला सत्र होगा। 9 दिसंबर को विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी दिलाएंगे शपथ। 10 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होना है। वहीं 24 से 25 का दूसरा अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर को अभिभाषण पर चर्चा और जवाब दिया जाएगा। अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा और वोटिंग, विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा और 4 दिन का ये विशेष सत्र होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रांची से दूसरा अनुपूरक व्यय विवरणी को लेकर पूरी जानकारी आ गई है। 12 दिसंबर को
अभिभाषण पर चर्चा और जवाब लिया जाएगा। अनुपूरक व्यय पर चर्चा होनी है, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होगा, विनियोग विधेयक को पारित किया जाएगा, इसकी भी जानकारी है। 4 दिनों तक ये विशेष सत्र चलेगा। वहीं झारखंड में सीएम पद की शपथ हो चुकी है। हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अपना कार्यकाल शुरू कर दिया, लेकिन अब तक सोरेन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और इसी को लेकर तमाम तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट नहीं, लेकिन फॉर्मूला पुराना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का आदेश आ चुका है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन अब तक नहीं हुआ। कौन वित्त मंत्री होगा, कौन कृषि मंत्री होगा, किसके हिस्से आएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन होगा उद्योग मंत्री, तस्वीर अभी धुंधली है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि हेमंत कैबिनेट नई तरह से चुनी जाएगी या फिर फॉर्मूला पुराना होगा, यानी 6, 4 और 1 का। 6 मंत्री जेएमएम के, 4 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, और इसी को लेकर कांग्रेस विधायकों की दिल्ली की दौड़ भी लगातार जारी है। फिलहाल फॉर्मूले के अनुसार जेएमएम से 6 मंत्री बनने हैं और ऐसे में मंत्री पद की रेस में 8 विधायक शामिल हैं, जिनमें कई नए चेहरे हैं। जेएमएम के 8 विधायकों में दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, मथुरा महतो, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू, डॉक्टर लुइस मरांडी के नाम शामिल है। वहीं हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री पद के लिए 7 विधायक रेस में हैं, जिनमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए हैं। इन 7 नामों में रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहातर की, नमन विक्सल कोंगाड़ी के नाम भी शामिल है। वहीं झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी हेमंत कैबिनेट में आरजेडी से 1 मंत्री हो सकते हैं और इसके लिए 3 चेहरे सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव, संजय सिंह यादव फिलहाल रेस में हैं और ये तीनों ही नए चेहरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत कैबिनेट में किसी जगह मिलती है और किसे मायूसी हाथ लगती है। विभागों के बंटवारे पर भी सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेमंत सोरेन सत्ता की सारथी तक का सफर तय कर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस सियासी रथ पर उनके साथ 11 महारथी कौन होंगे, इसे तय होने में फिलहाल देर लग रही है। दावा यह है कि महारथियों के चयन में युवा, महिला, सामाजिक और क्षेत्रीयता का ध्यान रखा जाएगा। जेएमएम का दावा है कि जल्द ही नाम सामने आएंगे। कांग्रेस की ओर से युवा चेहरे को मौका देने की मांग उठ रही है, तो बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में देरी पर तंज कस दिया है। की सरकार है, मैंडेट मिला है। निश्चित रूप से जो हमारे एलाइज पार्टनर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे विचार विमर्श करके हर क्षेत्र और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले वो सुनिश्चित करना है। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर निश्चित रूप से युवाओं को कैबिनेट में मौका मिलना चाहिए, खास करके जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, एक्सपीरियंस है उनको, तो ऐसे लोगों को मौका मिलेगा तो जो राज है उसको एक नया दिशा भी मिल पाएगा। जो लोग वहाँ ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे उन्हें ही बनाया जाएगा। तो इसी में देरी हो रही है। मुझे लगता है कि बोली लग रही होगी, जो बोली में आगे आएगा उसको बनाया जाएगा। उम्मीद से ज़्यादा सीटें जीत गए हैं, तो सीटें ज़्यादा जीते हैं तो मंत्रिमंडल में जगह भी उसी अनुपात में चाहिए। पिछली बार कांग्रेस को 4 सीटें मान लीजिए मिली थी, 4 सीटें मिली थी ना मंत्रिमंडल में, तो अब कांग्रेस चाहेगी कि हमको कम से कम 5 तो कर दीजिए। पिछली बार भी 5वां सीट मांग रही थी, वो खाली ही रह गया 5 साल तक। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को शुक्र मनाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार नहीं आई, नहीं तो इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलना तय था। उन्होंने कहा कि एक महिला का अपमान करने के बाद भी जामताड़ा की जनता ने उन्हें जीत दिला दी, जिससे इरफान अंसारी का घर 5 सालों के लिए बच गया। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार नहीं आई,
आई होती तो हम लोगों ने जो कहा था वो हम लोग बुलडोजर चलवा देते। क्योंकि उन्होंने जो सीता भाभी का अपमान किया, महिला का अपमान, विडो का अपमान, एक आदिवासी महिला का, बहू का, बेटी का अपमान हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। चुनाव अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, महिला का सम्मान सबसे ऊपर है। दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को जनता ने वहाँ से जिताया जो महिला का अपमान करता हो, जो एक विधवा महिला पर उपहास उड़ाता हो और जो एक आदिवासी के महिला पर उपहास उड़ाता हो। दुर्भाग्य है वहाँ के लिए। फिर भी ये सौभाग्यशाली है, 5 साल उनका घर बच गया। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड और बिहार में आलू ले जाने पर रोक लगा दी है। 28 नवंबर से पश्चिम बंगाल सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के बाद आलू लदे ट्रक वापस लौट गए और आलू फिर से कोल्ड स्टोरेज में पहुंच गए। बंगाल सरकार के कदम के बाद आलू के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। डिबोर्डी चेकपोस्ट से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों में आलू को ले जाने पर रोक लगा दी है। अभी हम हावड़ा नई दिल्ली NH पश्चिम बंगाल के डिबोर्डी चेक पोस्ट के समीप है और यहाँ पर जो भी आलू लोड ट्रक आ रही थी उसे बंगाल पुलिस प्रशासन ने रोकते हुए वापस कर दिया है। कल रात से ही सभी गाड़ियों को रोका गया था, जिसके कारण यहाँ लंबी लाइन लग गई थी, लेकिन आज सुबह उन सभी गाड़ियों को वापस कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में लोड आलू को फिर से उसी मंडी और उसी कोल्ड स्टोर में भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि बंगाल सरकार के इस कार्रवाई का उद्देश्य यह है कि बंगाल में आलू के दाम में कंट्रोल रहे, कोई किसी तरह की महंगाई नहीं हो, जिसे लेकर यह कदम उठाया गया है। लेकिन बंगाल में भले ही आलू सस्ता हो जाए, लेकिन अगर बंगाल का आलू झारखंड, बिहार के राज्यों में नहीं पहुंचती है तो फिर उन राज्यों में आलू के दाम में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी यूं कहें कि आलू प्याज के दाम में लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। से झारखंड में आलू लदे ट्रक की एंट्री रोके जाने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में निरसा से CPIML विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि वे CM से लेकर जिला प्रशासन तक इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। बंगाल सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इस सवाल के जवाब में अरूप चटर्जी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया है। मुझको लगता है कि उपायुक्त को तत्काल इसका ये ध्यान लेना चाहिए और सरकार को बंगाल सरकार से बातचीत करना चाहिए। इस सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करेंगे और अभी हम DC से भी बात करते हैं इस सिलसिले में, ताकि वो वहाँ के उपायुक्त से भी टेकअप करें। बढ़ते आगे, अगली खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां बंगाल से झारखंड में आलू की आवक रोक जाने के बाद बाजार में आलू के दाम में तेजी से बढ़ोतरी आ गई है। अभी 2 रुपए प्रति किलो तक दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। थोक कारोबारियों की अगर माने तो अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में आलू के दाम में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। हालांकि रामगढ़ में उत्तर प्रदेश से भी आलू आ रहे हैं, लेकिन बंगाल के आलू की डिमांड ज्यादा है। लोगों ने जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की है। 2 रुपये किलो की बढ़ोतरी है और अगर इसी तरह बंद रहेगा तो रेट और भी बढ़ सकता है। अगर नहीं आएगा वह तो कुछ भी हो सकता है। आलू तो खाने का चीज़ है ना। अभी 2 रुपये किलो बढ़ा है, कल 4 रुपये किलो बढ़ सकता है, 8-10 रुपये किलो तक भी बढ़ सकता है। अभी आपके पास स्टॉक है नहीं? आलू तो अभी हम लोग को आ रहा है, जैसे बंगाल से नहीं आ रहा है तो यूपी वगैरह से आलू आ रहा है। आलू हम लोग यहाँ अवेलेबल है, आलू का कमी नहीं है। बढ़ते आगे, धनबाद में अवैध कोयला कारोबार फिर से शुरू हो गया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों के BCCL बंद माइन से कोयला कटाई की जा रही है। पुलिस और CISF ने मिलकर अंगार पथरा OP क्षेत्र में अवैध माइंस और कोयला डिपो पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कोयला लदा ट्रक और सैकड़ों बोरे अवैध कोयला बरामद हुए। अवैध कोयला कटाई का संचालन भोलू नाम का तस्कर कर रहा था, जो छापेमारी की सूचना मिलते ही मौके से फरार हो गया। और दुनिया भर में अपनी पहचान रखने वाला कोडरमा का तिलैया डैम अब विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है।
क्योंकि केंद्र सरकार ने इस डैम के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला ले लिया है। इस ऐलान के बाद यहां रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यहीं रहकर भी रोजगार किया जा सकेगा। दूर तक नीला पानी, पानी के बीच बोट की सवारी और शांति सुकून बेइंतहा। ये तस्वीरें कोडरमा के तिलैया डैम की है, जिसे देश की आजादी के बाद बना पहला डैम होने का गौरव भी प्राप्त है। और अब इस डैम के विकास का जिम्मा केंद्र सरकार ने उठा लिया है। केंद्र सरकार यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, ताकि यहाँ लोग बड़ी तादाद में आकर जिंदगी का सुकून तलाश सकें। आजादी के बाद सबसे पहला बना बांध यानी कि तिलैया डैम, अब इसकी विकास केंद्र सरकार करने वाली है। जो बातें सामने आ रही हैं कि अब केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ रुपए की राशि को इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा। फिलहाल तिलैया डैम अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लिहाजा पर्यटकों की संख्या काफी कम है। पार्क भी चालू करने वाला था, वो चचरू पार्क, वो अभी तक नहीं चालू हुआ है, तो इसलिए टूरिस्ट लोग बहुत कम आते हैं। बिहार से है, नेपाल से है और जगह जगह का है, और यही बात है। हालांकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के गुणगान कर रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती को आंखों के सहारे अपनी यादों में उतार ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ प्राकृतिक दृश्य बहुत बढ़िया है। उधर सामने पहाड़ पेड़ बहुत अच्छा है और पानी की मात्रा भी यहाँ बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तिलैया डैम तो अच्छा लगा और बोटिंग में भी सही लगा, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे सफाई वगैरह का कमी लगा। तिलैया डैम का विकास करने से न सिर्फ यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडरमा की पहचान भी बनेगी। स्थानीय लोग भी ये बात को मान रहे हैं कि अगर यहाँ डेवलपमेंट होता है और अगर टूरिज्म यहाँ पर पहुँचती है तो फिर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। बढ़ते आगे, राजधानी रांची में अवैध पेयजल कनेक्शन नगर निगम के लिए परेशानी का सबब बन चुका है और इसे देखते हुए अब निगम की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है। निगम की टीम एक तरफ जहां पेनाल्टी वसूलने और कनेक्शन काटने में जुटी है, तो दूसरी तरफ लोगों को वैध पेयजल कनेक्शन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। नई कॉलोनी में भी पाइपलाइन बिछाने को लेकर पेयजल विभाग की ओर से काम किए जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासक ने लोगों की हर शिकायत को दूर करने का भरोसा दिया है। टीम समय समय पर जाती हैं जहां पर भी चाहे शिकायत प्राप्त होती है या फिर फील्ड को किसी अन्य स्रोत से जानकारी या फील्ड इंस्पेक्शन वगैरह के समय जानकारी मिलती है, तो उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है। पेनाल्टी का प्रावधान है, कनेक्शन डिसकनेक्ट करने का प्रावधान है, पिनल जो क्लॉजेज हैं वो हम लोग इंश्योर करते हैं। लेकिन उसकी नौबत नहीं है तो लोगों को जागरूक भी करते हैं कि आप विधिवत कनेक्शन की जो प्रक्रिया है उसका पालन करके कनेक्शन लें। किसी तरह का अवैध या अनऑथराइज्ड कनेक्शन नहीं हो। बढ़ते आगे, जमशेदपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से रैली निकाली गई और इसी के जरिए कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले 35 कॉलेजों की बैकलॉग परीक्षा 15 दिसंबर से पहले आयोजित कराए जाने की मांग की गई। आपको बता दें कि सत्र 2020-23 और 2021-24 के सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक के 5000 से अधिक छात्र प्रभावित हुए। अंडर ग्रेजुएट इन छात्रों का भविष्य अधर में दिख रहा। एआईएसएफ ने 15 दिसंबर तक परीक्षा नहीं लिए जाने पर सत्याग्रह की चेतावनी दी है। एग्जाम छूटा हुआ 2021 से 24 के बीच में हम लोग का है और हम लोग का टीचर कुछ मतलब एक्शन नहीं ले रही है। हम लोग बताए भी अपने कॉलेज में, ग्रेजुएट कॉलेज से हम लोग है, हम लोग इसके लिए तो कोल्हान भी गए थे, तो उन लोगों ने हमें बताया था कि दिसंबर तक फॉर्म निकलेगा, बट अभी तक वैसा फॉर्म निकला नहीं है सेमेस्टर 4 के लिए। सभी कॉलेज के प्रतिनिधि आए हुए हैं और हम लोग आज मेमोरेंडम राज्यपाल के नाम पे दे रहे हैं कि अगर 15 दिसंबर तक कोल्हान विश्वविद्यालय हमारी मांगों को नहीं सुनता है, एग्जाम फॉर्म नहीं निकालता है, तो फिर हम सभी छात्र इकट्ठा होकर विश्वविद्यालय में सत्याग्रह करेंगे। यही मेमोरेंडम हम लोग आज राज्यपाल को सौंप रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।